मत देख कि सामने कौन खड़ा है, देख तू अंदर से कितना बड़ा है। ये जिंदगी तेरी ही कलम से लिखी जाती है, हर पन्ना तेरा खुद गढ़ा है। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स बिहार बोर्ड 2025 में क्वार्टरली एग्जाम हुआ था सितंबर में, ठीक है, कुछ दिन पहले। उसका क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर 1, 2, 3, 4 इससे, यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके बाद मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। उसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग। इसमें जो हम क्वेश्चंस रखे हैं इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, हम इंग्लिश मीडियम पर फोकस करते हुए हम सारा चीज़ को पढ़ाएंगे, ठीक है। और हिंदी वाले भी होंगे तो वो भी देख करके समझ सकते हैं। एक बात और, अगर आप जो बच्चे हैं वो बिहार बोर्ड के हैं, 11th में हैं अभी, तो इसको तो देखिए ही, साथ ही साथ किसी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है। और अगर आप सीबीएसई के बच्चे हैं तो आपके लिए एक बेसिक रूप में ये आपको काम देगा। जिन भी लोगों का एनसीईआरटी का किताब चलता है वो सभी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। इसका हम पीडीएफ वगैरह जो है वो सॉल्यूशन का वो हम वेबसाइट पे प्रोवाइड करा देंगे। हमारा जो वेबसाइट है physicsbyamanwar.com, उस पर हम दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। होम पेज पे जाइएगा, ठीक है, क्लास 11 का सेक्शन बना मिलेगा आपको, सब वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई चीज़ चाहिए होगा तो कमेंट कीजिए, या वीडियो के फुल स्क्रीन में देखिएगा तो आपको हमारा फ़ोन नंबर भी दिखेगा, ठीक है। और पूर्णिया बिहार से हम, ठीक है, 2719। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट। देखिए कौन इनमें से डिराइव्ड यूनिट है। देखिए मोल, केल्विन, एम्पियर, ये सब तो इन सातों बेसिक फिजिकल क्वांटिटी में से एक है। एक हर्ज ही है जो फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का मात्रक होता है। ये हमारा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से बाहर हो गया ना, हर्ज जो फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है, तो वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हमारा ये कहलाएगा, ठीक है। एक होता है एक टाइम पीरियड, एक मीटर, सॉरी, एंगस्ट्रम में बताना है कि वो कितना होता है। तो आपको याद रखना है एक मीटर होता है 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम। कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं हम ना, पुराने एनसीईआरटी में इस तरीके से भी दिया हुआ है कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी याद करते हैं एक एंगस्ट्रम बराबर, अगर ऐसे याद है एक एंगस्ट्रम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, अगर ऐसे भी याद है तो इसको इधर डिवाइड में लाएंगे तो 1/10 टू द पावर -10, ठीक है, इतना एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 1 मीटर। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 मीटर में 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम होता है। ज़्यादातर आप ऐसे याद रखिए कि एक एंगस्ट्रम अगर कहीं लिखा हुआ हो, कभी कभी क्या होता है ना कि दूरी को एंगस्ट्रम में दिखलाते हैं, तो एक एंगस्ट्रम लिखा हुआ है तो इसका मतलब तुरंत समझ जाना वो 10 टू द पावर -10 मीटर। ये याद रखिएगा तो ज़्यादा काम देगा। सवाल यहाँ पूछ दिया कि हाँ भाई 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रम, तो 10 टू द पावर 10 एंगस्ट्रम होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट से। डाइन सेकेंड किसका यूनिट है, ठीक है। तो डाइन सेकेंड किसका यूनिट है, किसका मात्रक है। तो डाइन यानी कि क्या, फोर्स का मात्रक हो गया, और ये टाइम का मात्रक हो गया, यानी कि फोर्स इनटू टाइम की बात कर रहा है। और फोर्स इनटू टाइम हम जानते हैं कि फोर्स इनटू टाइम हमारा इम्पल्स होता है। फोर्स इनटू टाइम हमारा इम्पल्स होता है, आवेग होता है ना, बल इनटू समय। तो ये हमारा किसका मात्रक हो गया, डाइन सेकेंड किसका यूनिट हो जाएगा, इम्पल्स का, सीजीएस यूनिट हो जाएगा ना, तब ना न्यूटन की जगह पे डाइन यूज हुआ है। पार्सेक किसका यूनिट होता है, पार्सेक जो होता है भैया वो डिस्टेंस का यूनिट होता है। हम एक सवाल कराए हुए थे ऑब्जेक्टिव में कि द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस पार्सेक, वही चीज है। पार्सेक किसका यूनिट है, दूरी नापने के लिए पार्सेक का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ा यूनिट होता है वो। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। अरे जब प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे ऐसे, ठीक है, तो हमेशा नीचे की तरफ एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, वो है जी। तो किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर कौन सा 3 है, मोशन इन अ प्लेन में, कोई भी प्रोजेक्टाइल को जब फेंकते हैं तो हमेशा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जी काम कर रहा होता है। तो चाहे हाईएस्ट पॉइंट पर भी क्यों ना हो, ठीक है, एच मैक्स हाईएस्ट पॉइंट पर भी, तब भी हम लोग जो है एक्सेलरेशन हमारा कितना, जी ही होता है नीचे की तरफ। तो हमेशा एक्सेलरेशन जी ही लेंगे। गुरुत्वाकर्षण का बल नीचे की तरफ काम करेगा तो हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना होगा, जी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा ऐसा चीज है
जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कांस्टेंट रहता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो हम लोग इस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से फेंकते हैं ना, ये थीटा एंगल है, तो एक कंपोनेंट वेलोसिटी का टूटता है u साइन थीटा और इधर टूटता है क्या, u कॉस थीटा। वेलोसिटी का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये हमारा कांस्टेंट रहता है। हम लोग ये मान लेते हैं कि वातावरण में हवा नहीं है ना, तो जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उसका इधर वाला वेलोसिटी को कोई विरोध नहीं कर रहा, तो ये वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहता है। जबकि ऊपर का वेलोसिटी है तो उसको नीचे की तरफ काम करने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कम करता है, तो ये बदलता है, वेलोसिटी वगैरह सब बदलेगा, एंगल भी चेंज करेगा ना। एक बात और है कि इसमें जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, तो एक्सेलरेशन जो रहता है नीचे की तरफ काम कर रहा होता है वो भी तो कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ऑप्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन होता तो उसको मारते। एक ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट यानी u cos थीटा हमेशा एक जैसा रहता, ये इसका इस तरफ कोई विरोध नहीं मिलता है। हम लोग हवा वगैरह को नेग्लेक्ट कर दिए हैं, करके पढ़ते हैं ना, ये u cos थीटा ही हमारा कांस्टेंट रहता है। जबकि इसको तो नीचे की तरफ काम करने वाला g एक्सेलरेशन कम करता है, लेकिन ये हमारा कांस्टेंट रहता है जिसका तस इस तरफ उसका रफ्तार हमेशा एक जैसा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर भी इधर ही वही रफ्तार रहेगा u cos थीटा, यहाँ पर भी उधर की तरफ कितना होगा भाई, तो u cos थीटा, यहाँ भी गिरेगा तब भी उधर की तरफ u cos थीटा। जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यही हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग डी आंसर मारे, ठीक है। कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला अगर हमको देखना है तो प्रेशर जो होता है, प्रेशर का फार्मूला थ्रस्ट फोर्स बाय क्या होता है, एरिया। तो फोर्स भागा एरिया की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन है ml का पावर -2 डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया यानी कि लंबाई का स्क्वायर ना। तो ये और ये कट गया तो ये क्या हो गया, mt का पावर -2 भागा में l, तो ये ml का पावर -1 नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 है, t का पावर क्या -2, तो ml का पावर -1 t का पावर ml का पावर -1 t का पावर -2, तो हमारा आंसर ये क्या हो गया, बी नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज इम्पल्स। इम्पल्स के पास जो डायमेंशन होता है वो बताइए कि इनमें से किसके पास वही डायमेंशन होगा। तो इम्पल्स जो होता है वो फोर्स इनटू टाइम को कहते हैं ना, या फिर इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम के ना, इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम, अगर हम चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम में से मोमेंटम घटाएंगे तो हमको मोमेंटम है ना मिलेगा। क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हमने पढ़ा है ना, सेम डायमेंशन वाला चीज को घटाते हैं तो सेम चीज मिलता है। तो यहाँ पे देखिए इम्पल्स और मोमेंटम का संबंध है बराबर का, ये किसके बराबर हो जाएगा, मोमेंटम के ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज इम्पल्स, इम्पल्स के जैसा सेम डायमेंशन किसके पास हो सकता है, मोमेंटम के पास हो सकता है। क्या हम पढ़ा चुके हैं, चेंज इन मोमेंटम बराबर इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज द सेम डायमेंशन फॉर्मूला एज वर्क, इनमें से बताइए किसके पास वर्क के जैसा सेम डायमेंशन होता है। तो वर्क और एनर्जी रिलेटेड है, वर्क का जो यूनिट होगा, वर्क को भी जूल में नापते हैं और एनर्जी को भी जूल में नापते हैं, दोनों का यूनिट भी सेम, डायमेंशन भी सेम। क्या लाइट ईयर क्या चीज का यूनिट है, लाइट ईयर तो भैया डिस्टेंस का यूनिट है, सबको पता है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस सब डिस्टेंस का दिए थे ना, लाइट वाइट। तो लाइट ईयर सब जानते हैं, प्रकाश भाई, कोई भी लाइट 1 साल तक चलेगा, जितना दूरी तय करेगा उसी दूरी को हम लोग एक लाइट ईयर कहते हैं ना। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन होता है, याद रखना है इसको, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, जूल सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, आपने 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 11th केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि E इज इक्वल टू होता है hc/λ या फिर h न्यू ना। केमिस्ट्री वाले टीचर से भी पढ़ना, 12th में फिजिक्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 11 में ये सब चीज़ हमको पढ़ाया जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट का जिक्र आता है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 6.6 भी बोलते हैं इसको, इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये चीज़ें ये क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11
डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, उसमें पढ़ाया जाता है ये चीज़। और 11th केमिस्ट्री में भी लोग को पढ़ाया जाता है, इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर सब में अपने केमिस्ट्री के टीचर से आप पूछिएगा, ये फार्मूला आपको वो समझाएंगे, ठीक है, 11th केमिस्ट्री में। तो उसके आधार पर ये प्लैंक्स को पूछ दिया, जूल सेकंड इसका यूनिट होता है, ठीक है, याद रखेंगे, काम आएगा, 12th में बहुत काम आता है वो चीज़। ये क्वेश्चन भी आई था। एक फर्मी अभी चार्ट में एक जगह लिखा होता है, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, याद कर लीजिए, बहुत काम का चीज़ है, ठीक है। यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस हम लोग जानते हैं, ओम होता है, 10th क्लास में पढ़े हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन इतना एंड इतना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हमको बताना है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आगे वाला लीडिंग जीरो सब को तो काउंट नहीं करते हैं, तो सिर्फ इसमें 1 2, ये यानी कि इसमें हो गया 2, और इसमें तो बीच में फंसा हुआ जीरो सब आएगा, 1 2 3 4 5, 5 2 और 5, 2 और 5 क्या सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है कि नहीं? सिग्निफिकेंट फिगर बाय एम वर्ड सर्च कीजिए। अच्छा, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इतना, अरे आगे का जीरो सबको काउंटे नहीं करते हैं, सिर्फ यही 1 होगा, क्या सिग्निफिकेंट फिगर से पढ़ा ना अपने, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन इतना, ओ हो। अच्छा, आगे वाला जीरो को काउंट करते ही नहीं है, लेकिन अगर दशमलव दिया है तो अंतिम जीरो को काउंट करेंगे, और ये पावर वाला सबको काउंट नहीं करते, तो 1 2 3, यही 3 ही हमारा क्या इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है, तो हेल्प करने में, वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब चीज़ बनाने में भी मज़ा आता है। इफ़ देयर इज एन एरर ऑफ 3% इन मेजरिंग द साइड ऑफ अ स्क्वायर, देन द एरर इन कैलकुलेटिंग द एरिया। क्या हालत है, देखिए मान लिया जाए एक साइड है, ठीक है, एरर मेजरमेंट में उसका एक ये है, इसका साइड जो हुआ, इसका एरिया की बात करें तो इसका एरिया कितना होगा, एक स्क्वायर है, वर्ग है, उसका एरिया क्या होता है, L स्क्वायर ना, साइड का स्क्वायर। इसमें अगर 3% का एरर है, 3% का मिस्टेक हो रहा है, तो एरिया में कितना होगा। हम लोग परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये सब चीज़ पढ़े हैं, जो जितना परसेंट का इसमें एरर हुआ है वो परसेंटेज गुना उसका पावर कर दीजिए, 3 गुना 2, पावर इंटू परसेंटेज, पावर गुना परसेंटेज, बस काम आ जाता है, पावर इंटू परसेंटेज कीजिए, ये 6% इसका आंसर हो गया। आप समझे बात, ऐसे करके करना होता है। जो भी चीज़ में एरर कर रहे हैं उससे इसमें कितना होगा रिजल्ट में चाहिए अगर, तो पावर, उस क्वांटिटी का पावर गुना उसमें कितना परसेंटेज एरर हुआ, मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, एक वीडियो उस पर मैंने बनाया हुआ है कि परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एम अनवर्ड, परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एम अनवर्ड, भयानक ट्रिक बताया उस पर, छोटा सा ही 10-12 मिनट का वीडियो है ये, 5-2-4% के लिए, बड़ा परसेंटेज के लिए गजब का वीडियो है, आप देखिएगा। परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एम अनवर्ड सर्च कीजिएगा, मजा आ जाएगा वीडियो देख करके, ठीक है। चलिए, एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है। अब एक्यूरेसी जो है किसी भी मेजरमेंट का, उसको कैसे नापते हैं, देखिए एक्यूरेसी को हम लोग जो है वो परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर जो है उसके हिसाब से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ का एक्यूरेसी मतलब उसमें कितना परसेंटेज का एरर, जितना कम परसेंटेज एरर आएगा उतना अच्छा। एब्सोल्यूट एरर से हम लोग ये पता चल, मान लिया जाए अगर कोई बोल दिया कि किसी चीज़ को नापे और उसमें जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो अब वो 1 का आ रहा है तो एक अमाउंट क्या 100,000 करोड़ में 1 है, या फिर 10 मीटर में 1 मीटर का एरर आ रहा है, दोनों मायने रखता है। 10 मीटर में अगर 1 मीटर का एरर आ जा रहा है, 10 मीटर नापने गए और 1 मीटर का एरर आप उसको 11 नाप दिए तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन हजारों करोड़ मीटर लंबा दूरी में अगर 1 मीटर का गड़बड़ी होता है तो दिक्कत नहीं है, वो एक्यूरेसी पे जाएगा ना। तो परसेंटेज एरर से हमको पता चलता है, ठीक है, एक्यूरेसी का अंदाजा हम लगा पाते हैं, ठीक है। चलिए समझे, आगे बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स फाउंड इन नेचर, बताइए कि इन चारों में से कौन जो है वो फंडामेंटल फोर्स नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपको हमने एक चार्ट बना करके बताए थे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जब स्टार्ट किए थे चैप्टर नंबर 4, तो उसमें बताए थे कि प्रकृति में पाया जाने वाला 4 प्रकार का फोर्स होता है,
वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, और दुनिया में सबसे कमजोर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब तो हमारा फंडामेंटल फोर्स है। लेकिन जो विस्कस फोर्स है वो हमारा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, वो घर्षण के कारण पैदा होता है। जैसे पानी में जब नाव चलेगा, लिक्विड और कोई सॉलिड के बीच गति होने से, घर्षण होने के कारण जो घर्षण होता है लिक्विड और सॉलिड के बीच में, उसको हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। जैसे पानी पे नाव चल रहा है तो नाव का सतह और पानी के बीच जो घर्षण होगा उसको विस्कस फोर्स कहेंगे, ठीक है। अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन बाय Q बराबर इतना, द क्वांटिटी विच ब्रिंग्स द मैक्सिमम परसेंटेज एरर। बताइए कि इसमें किसमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो सकता है। मैक्सिमम पर इसमें C का पावर में 5 है, तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इंटू परसेंटेज। तो मान लिया जाए अगर 2% की बात करें, एग्जाम्पल लिए, तो 2 गुना 5 सबसे ज्यादा C में ही एरर आने का क्षमता है, मतलब ना, क्योंकि इसका पावर क्या है, पावर में 5 है ना। तो अ फिजिकल क्वांटिटी Q इज गिवन बाय द क्वांटिटी विच ब्रिंग, कौन सा क्वांटिटी है जो ज्यादा एरर ला सकता है, लाने का क्षमता C में, क्योंकि उसमें पावर ज्यादा है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कितना परसेंट का एरर आएगा, तो क्या करते हैं, किसी एक में अगर थोड़ा भी एरर हुआ है तो वो एरर गुना उसका पावर करते हैं, तो उससे हमको परसेंटेज आते हैं। इसका पावर ज़्यादा है ना, इसीलिए, ठीक है, ज़्यादा परसेंटेज एरर लाने का क्षमता C में आ गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोले कि इफ देयर इज एन एरर ऑफ 1% इन मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ स्फीयर देन द एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है। अगर मान लिया जाए हम लोग क्या करते हैं कि 1% का मिस्टेक कर जा रहे हैं स्फीयर के वॉल्यूम को नापने में, तो बताइए कि रेडियस को नापने में, तो फिर वॉल्यूम में कितना एरर होगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये सब तो कांस्टेंट है। रेडियस में कितना परसेंट का एरर हुआ है, 1% का, ठीक है। तो वॉल्यूम में कितना होगा, तो बस पावर इंटू परसेंटेज, यानी कि क्या, 3 गुना 1 बराबर क्या, 3%। हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन अपने पास है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, 1 नैनोमीटर हमारा कितना होता है। तो देखिए हम लोग को सबको याद होता है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। ये लोग याद करते हैं, टीचर लोग यही याद कराते हैं। ऑप्शन में हमारा देखिए तो सेंटीमीटर है ना, एक जगह मिलीमीटर है। इसका मतलब हम एक काम करते हैं, इसको पहले इस मीटर को सेंटीमीटर में एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 10⁻⁹ मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। तो यानी कि 10⁻⁹ गुना 100, तो अब ये हमारा क्या चीज़ में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में, यानी कि 10⁻⁹ गुना 100 का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, तो आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो 10⁻, बेस सेम है, पावर जुटेगा, -9 और +2, तो हमारा क्या हो जाएगा, -7, इतना सेंटीमीटर। ओ, इसका मतलब 10⁻⁷ सेंटीमीटर। लेकिन आप याद हमेशा ये रखिए, ये सेंटीमीटर में याद मत रखिए, क्योंकि नैनोमीटर को अक्सर जरूरत पड़ेगा आपको मीटर में ही कन्वर्ट करने का किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो 1 नैनोमीटर बराबर इतना 10⁻⁹ मीटर हो, ये याद रखिए। यहाँ पे सेंटीमीटर में 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 1 लीटर में कितने घन, अब तरी वाला क्या, हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर आर देयर इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर में आपको 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि 2 चार्ज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक और 2 मैग्नेट के बीच लगने वाला मैग्नेटिक, वो तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, A एंड B, ठीक है, और B, द्वयी, ए और बी दोनों होगा भैया, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है 2 चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स और 2 मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स, उसी का कॉम्बिनेशन को कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ये टाइम, लेंथ, मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, एनर्जी हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हर्ज से मिलता जुलता सेम क्वेश्चन रिपीट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट है, तेरी वाले एक के चीज कितना बार पूछेगा, कौन सा डिराइव्ड यूनिट है जो फंडामेंटल से बाहर है, क्या मीटर
फंडामेंटल है, ठीक है। फिर उसके बाद किलोग्राम कैंडेला, ये सब तो फंडामेंटल में। कुलम्ब, कुलम्ब जो है वो डिराइव्ड यूनिट है क्या? कुलम्ब थोड़ी सातों में से आता है फंडामेंटल क्वांटिटी में, चैप्टर 1 में। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन नंबर, इतना में कितना होगा? 1 2 3 4, 4 को होगा। बीच में फंसा हुआ जीरो को तो काउंट करते हैं ना, सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं ना, ठीक है। विच ऐसा यूनिट इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नापते हैं क्या चीज से? मोल से। केमिस्ट्री खूब पढ़ते हैं हम लोग ना, वैसे भी सातों फंडामेंटल क्वांटिटी में वो तो दिया हुआ ही है कि द रेसिस्टेंस आर बराबर V बाई आई, वेयर V बराबर 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड चूंकि R बराबर दिया हुआ है V बाई आई, ठीक है, और V बराबर दिया हुआ है कितना? 100 प्लस माइनस 5, अच्छा इतना वोल्ट, ठीक। और करंट I बराबर दिया हुआ है हमारा 10 प्लस माइनस 0.2 इतना एम्पियर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये ओल्ड एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.9, ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.9 फिजिक्स क्लास 11 ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर 2 में हुआ करता था ओल्ड एनसीईआरटी में, उसी का क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को ये पूछ दिया है जिसका आंसर 7% होता था। चलिए ठीक है, हम इसको बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे पहले हम लोग वोल्टेज का परसेंटेज एरर निकालेंगे, इसका परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? ये एब्सोल्यूट एरर भागा मीन वैल्यू इंटू 100, तो इसका परसेंटेज एरर निकालते हैं, तो 5 भागा 100 गुना 100, तो ये आ गया 5%। अच्छा, और करंट का निकालते हैं, इसमें कितना परसेंटेज एरर आ रहा है? तो 0.2 भागा 10 इंटू 100, तो ये 0 0 कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई होकर के ये 2% हो गया। अब इस पे देखिए कोई पावर नहीं है ना, अगर पावर रहता ना तो पावर इंटू परसेंटेज करके काम करते। अब रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? वोल्टेज पे और करंट पे, यही दोनों पे, और दोनों में से पावर में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसके भी जो वोल्टेज वाला है उसमें भी पावर 1 है और करंट वाला उसमें भी पावर 1 है, तो 5 कुछ है ही नहीं पावर, तो पावर रहता ना तो अगर क्या करते 5 गुना, अगर भी के पावर में अगर 3 रहता तो 5 गुना 3 कर देते, खैर, प्लस ये 2 यानी करंट वाला वो 2% है ना। अच्छा, इसमें अगर पावर मान लिया जाए इस आई के पावर में 4 रहता तो यहाँ गुना में 4 करते ना, ये बराबर क्या है? 7%। पावर हमेशा ऐड हो जाता है, परसेंटेज पावर, तो ये हमारा कितना हो गया? 7, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.9 था ये, उसी को पूछ दिया था, ओल्ड एनसीईआरटी से पूछा है, समझे बात ना, 11th में। द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट, अरे टाइम में है, वो टाइम है, हमेशा देखें उसका सेकेंडे रहता है, ऐसा यूनिट हो, सीजीएस यूनिट हो, हर यूनिट में उसी का है जो सेम क्वांटिटी रहता है सब में। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, अरे कौन डायमेंशन लेस नहीं है? सॉलिड एंगल हमारा डायमेंशन लेस नहीं है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक है। कंसिडर सिग्निफिकेंट फिगर, द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ इतना शुड बी, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए बताइए कि इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। 8.54 भागा 2.0 यानी कि 2 से इसमें भाग देंगे तो 4, 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 सते 14, इतना तो आया, ठीक है। यानी ये तो 2 है ना, इतना भागा 2 यानी कि 4.27, इतना तो हो गया। अब सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना है, तो जब भाग कर रहे हैं हम लोग तो इसमें एक न्यूनतम सिग्निफिकेंट फिगर एक के पास कितना है? 2 है ना, डेसिमल के बाद अंतिम 0 को काउंट करते हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको आंसर लिखेंगे 4 इसको राउंड ऑफ कर देंगे, 5 से बड़ा है इधर तो इसको 1 अंक बढ़ा लेंगे, तो 4.3 हमारा आंसर हो जाएगा, तो 4.3 हम लोग यहाँ पे इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ इतना ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, यानी कि एक सब्सटेंस है, ठीक है, और उस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, हमारा वॉल्यूम हमारा कितना है भैया? 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और इसका जो मास है वो दिया हुआ है 5.74 ग्राम, ठीक है। बाय कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन व्यू इट्स डेंसिटी, अच्छा इसका डेंसिटी बताइए, तो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है मास बाय क्या? वॉल्यूम,
तो सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए हमको इसका डेंसिटी बताना है। तो मास बाय वॉल्यूम यानी कि 5.74, ठीक है, मास अब बाय क्या, वॉल्यूम। ये भी सीजीएस यूनिट है, ये भी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट में छोड़ देते हैं, आंसर भी सीजीएस यूनिट में। तो मास बाय वॉल्यूम तो 1.2, इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 4.78333333, ढेर सारा उधर चलता चला जाएगा अनंत तक। तो अब हमको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखते हुए आंसर लिखना है। तो जब डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 है, तो कम से कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला एक संख्या हमको यहाँ मिला गुना और भाग में, यही ना करते हो। तो हम लोग को आंसर भी अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर में देना होगा। तो 4 पॉइंट, इसको क्या करेंगे, इसके बाद 5 से बड़ा चीज़ है तो इसको एक अंक बढ़ा लेंगे, यानी 4.8 हम लोग अपना आंसर लिख लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं, फिर आगे भी हम लोग वीडियो को देखेंगे। तो देखिएगा आप, तो ज़्यादा थोड़ा फ्रेश महसूस होगा, बाकी हम अपना सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फिर वीडियो पॉज करके वापस से आप देखिए तो आपको थोड़ा एनर्जेटिक महसूस होगा, है ना। ब्रेक भी लेना चाहिए, फिर 35 क्वेश्चन पे ब्रेक लीजिएगा, फिर ब्रेक लेकर 2 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स ना। थोड़ा ब्रेक लेकर के फिर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस है तेरे वाला का मीटर, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सब है। इसका मतलब आंसर जो हुआ, जल्दबाजी नहीं करना है, ऑल सब हमारा डिस्टेंस का यूनिट है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी बहुत तरह का होता है, खैर यहाँ पे डेंसिटी जब प्लेन डेंसिटी लिखेगा तो वही डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो मास द्रव्यमान आयतन, तो मास बाय वॉल्यूम, मास का तो क्या हो गया m, वॉल्यूम हो गया लंबाई का क्यूब l क्यूब, यानी कि m l का पावर -3, m l का पावर -3 क्या। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए, कोई भी चीज का ग्रेडियंट अगर पूछेगा तो बस वो चीज बटा डिस्टेंस, उसी को ही हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे 12th में पढ़ाते हैं लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछेगा तो पोटेंशियल बटा डिस्टेंस, रेसिस्टेंस ग्रेडियंट पूछेगा तो रेसिस्टेंस बटा डिस्टेंस। कोई भी ग्रेडियंट पूछेगा किसी चीज का तो वो चीज बटा डिस्टेंस को कहते हैं, बात ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी बटा डिस्टेंस को पूछ रहा है वो, ठीक है। तो वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी तो यानी कि मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी यानी कि क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस बाय क्या, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या, टाइम, और बते में क्या है, डिस्टेंस। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि उसके लिए लंबाई के लिए l, और बट्टे टाइम के लिए t, और टोटल के बटे में क्या है, डिस्टेंस। तो यानी कि क्या, डिस्टेंस के लिए l, तो ये l भागा t है, यहाँ पे क्या l, l कट जाएगा तो खाली 1/t, यानी कि t का पावर क्या, -1, यानी कि t का पावर -1। यही तो है t का पावर -1, क्योंकि इसमें l 0 मतलब l नहीं होगा, खाली t का पावर -1 होगा। यही हमारा आंसर हो गया, क्या l नहीं होगा, खाली t का पावर -1 होगा। कोई भी चीज़ का ग्रेडियंट मतलब आगे हम लोग सीख देंगे, ये क्वेश्चन कम से कम हमको कुछ सिखाया, तो हम पढ़ाते समय वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह कभी चर्चा नहीं करते हैं, हमको ध्यान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्केलर। कौन इनमें से स्केलर है भैया, वर्क है, ठीक है, बाकी सब वेक्टर था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, व्हाट कैन वी से अबाउट। सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, v हमारा स्पीड कांस्टेंट है ना, लेकिन इसका तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, यानी कि वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है ना। तो व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। वेलोसिटी 0 है, ना, वेलोसिटी 0 कैसे है, कुछ स्पीड है तो भैया वही वेलोसिटी का मान हो गया। वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है। वेलोसिटी जो होता है भैया, वेलोसिटी में 2 चीज होता है। वेलोसिटी में एक तो स्पीड प्लस उसमें क्या होता है भैया, डायरेक्शन।
जब सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है। स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं चेंज कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी बदल रहा है। वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हैं कि इट इज चेंजिंग। हाँ, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, सही बात, वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ये हम लोग कह सकते हैं। सर्कुलर पाथ पे है ना, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, डायरेक्शन चेंज करना मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है। स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना, तो वेलोसिटी चेंज कर गया क्या। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि अभी रेस्ट में, ठीक है, यानी रुका हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 और वो एक्सेलरेशन जो कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कर रहा है कि देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में उसके द्वारा तय किया गया दूरी s बराबर डिस्टेंस कितना होगा, टाइम हमारा दिया हुआ है कितना 10 सेकंड, यानी एक ऑब्जेक्ट भी रुका हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन कर रहा है, तो 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो हम लोग चूंकि एक फॉर्मूला जानते हैं ना, चैप्टर नंबर नया एनसीईआरटी के हिसाब से मोशन इन स्ट्रेट लाइन में s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम कैसे समझे कि यही फॉर्मूला लगाना चाहिए, v बराबर u प्लस at, और क्यों नहीं, क्योंकि हमको डिस्टेंस मांग रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस यानी कि s मांग रहा है और टाइम दिया हुआ है, s और t के बीच यही रिलेशन होता है, तो डिस्टेंस ut, इनिशियल वेलोसिटी, ये टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टाइम हमारा 10 सेकंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन क्या है भैया 2, टाइम का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, इधर ये तो क्या है 0 ना, प्लस ये कट गया, ये तो कट गया, इधर 10 का स्क्वायर क्या हो गया सिर्फ 100, यानी कि ये 100 मीटर हमारा इसका आंसर हो गया। सिंपल है क्वेश्चन क्या है ना, ये सारा चीज, तो ये हम लोग सॉल्व किए इसको इस तरीके से ना। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का डायमेंशन निकालने बोल रहा है भैया। हम करा चुके हैं कैपिटल जी का डायमेंशन, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है फोर्स बराबर जी m1 m2 भागा आर स्क्वायर ना। दो मास है, दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच जो बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण का जो बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो वहां से हम लोग जी, इसी जी का डायमेंशन क्या चाहिए भाई, डायमेंशन चाहिए ना, तो देखो फोर्स इनटू ये दूरी होता है, इसका स्क्वायर कर दिए, बराबर जी इंटू m1 इंटू m2 है। अब ये दोनों को डिवाइड में लेके आओ, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर भागा ये m1 मास गुना m2 मास, अब बराबर इधर क्या है जी। तो जी की बात करें अगर, तो जी का हम लोग कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, एफ आर स्क्वायर भागा m1 इंटू m2, यही ना है, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2, यही ना है, तो m2 यही ना है, अच्छा ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करें, देखिए तो जी यानी फोर्स बराबर इतना, ये किया। अब क्या करेंगे इसको कि देखिए तो फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन एम एल टी का पावर क्या होता है -2, ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि क्या लंबाई का स्क्वायर भागा मास इंटू मास, मास का स्क्वायर, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए आप, ये स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है कि नहीं, अगर ये स्क्वायर से ये वाला एक टर्म कटेगा, अच्छा इसीलिए हम लोग यहाँ पे और क्या क्या चीज कर सकते हैं, तो एल स्क्वायर है और एगो एल मिल करके, और ये एम नीचे से एक ऊपर चला जाएगा, तो एम का पावर -1 और एल स्क्वायर और ये एल तो मिलके एल का पावर क्या हो जाएगा 3 और टी का पावर -2, ठीक है। तो एम का पावर -1, एल का पावर 3 और टी का पावर -2, ये हमारा इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करें कि सर्कुलर मोशन, एक दो बार शायद लगता है आगे आगे थे क्या, दिखने में दिक्कत हुआ होगा, हो सकता है, अच्छा आगे ध्यान रखना पड़ेगा। सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 नहीं, नन ऑफ दिस, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी। सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ा रहे थे उसके बारे में लिखे, सर्कुलर मोशन क्या है, इट इज अ 2 डायमेंशनल एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों 2 डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें इसका एक्स एक्सिस भी बदल रहा है, वाई एक्सिस भी बदल रहा है। ऐसे जाने का मतलब क्या हो गया इसका, ऐसे का मतलब इधर भी जा रहा है और ऊपर भी उठ रहा है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों बदल रहा है, तो इसीलिए ये 2 डायमेंशनल मोशन का
क्या हो गया, उदाहरण हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी है, टाइम का ग्राफ है, ये उसका स्लोप है थीटा, टेन थीटा को कहते हैं स्लोप, टेन थीटा ही होता है स्लोप ना, या फिर dv बाई dt को भी कहते हैं। और ये हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है भैया, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक्सेलरेशन देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बाय एम एनवर लिख करके सर्च कीजिएगा, मस्त हो जाएगा आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्रीली फॉलिंग देन इट्स वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल कर रहा है, गिर रहा है, तो उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना, वेलोसिटी का मान बढ़ेगा। इंक्रीज लिनियरली विथ टाइम, सही बात है ये, डिक्रीज नहीं है, रिमेन्स कांस्टेंट नहीं, इंक्रीज विथ स्क्वायर ऑफ टाइम, इंक्रीज विथ स्क्वायर ऑफ टाइम ना। वेलोसिटी अगर जब नीचे गिरते हो v बराबर u प्लस ए जी टी, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन यही ना g काम कर रहा होता है, इसके और इसमें क्या है, लीनियर है ना, इंक्रीज लीनियरली विथ टाइम। वेलोसिटी और टाइम में सीधा सा, समय जैसे जैसे बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन नहीं है ना, वही है ना, v बराबर जी टी प्लस यू ना, y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, सीधा लाइन, वही चीज है। तो वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। अरे कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो समय के साथ उसका रफ्तार बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्या, ठीक है। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन देन इट्स स्पीड। अच्छा, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, देन इट्स स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, यानी डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर अगर स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस अगर स्पीड के सीधा, इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ये डिस्टेंस सीधा टाइम के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, तब ना डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम लगाएं, स्पीड कांस्टेंट है। हाँ, नहीं तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं होता, बदल रहा होता, यानी अगर एक्सेलरेशन होता, तो आप जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला एस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ये जो है टी स्क्वायर पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस हमारा टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, जबकि प्रोपोर्शनल टू द टाइम, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम अगर होता तब उसका स्पीड बढ़ रहा होता ना। तो ये डिस्टेंस हमारा टाइम के सीधा संबंध में, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, सीधा है, तो स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए ये फॉर्मूला लगा हुआ है। अच्छा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ ये हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है। अगर सीधा लाइन में चला है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, नहीं तो अगर मुड़ा उड़ा है तो डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा। तो डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। ये सब चीज पढ़ाया हुआ है, समझे, है कि नहीं, सब कॉपी में किया हुआ है। वेलोसिटी टाइम कर्व फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड ना, अगर एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंका गया है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या होगा, पहले ये बात को समझिए। वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ है तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हम जो दिया हुआ है तो उसका स्लोप हमको क्या देता है, उसका स्लोप हमको एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की तरफ एक ही एक्सेलरेशन कायम करेगा, जी, ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन नीचे काम करेगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा बनाएंगे कि उसका स्लोप कांस्टेंट हो, क्योंकि उसका स्लोप एक्सेलरेशन देता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तब ना स्लोप कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम कर्व कर देते हैं, ये जबकि नहीं होगा, ये करेक्ट है, अगर हम कर्व कर देते हैं
तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो बढ़ रहा है, बदल रहा है। स्लोप बदलना मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बदलना मतलब एक्सेलरेशन बदलना। एक्सेलरेशन थोड़ी बदलेगा, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक ही एक्सेलरेशन काम करता है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि वो कांस्टेंट रहता है। जब वो कांस्टेंट रहता है तो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको कांस्टेंट रखना है, यानी कि स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, तो आपको जरूरत है हमारे उस वीडियो को देखने की, जिसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बाय एम अनवर लिख करके ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ ऑफ मोशन इन अ प्लेन बाय एम अनवर सर्च कीजिए, आ जाएगा वीडियो हमारा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर एक ऑब्जेक्ट है वो सीधा लाइन में चल रहा है और उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा लाइन में चल रहा है एक ऑब्जेक्ट और जो उसका वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है, तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, तो उसका एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन उसका फिर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तब ना उस वेलोसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना, एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम लोग कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा, इस पर भी थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा ना, हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो बताइए कि इसका जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। अगर सीधा लाइन में चल रहा है और वेलोसिटी का मान बढ़ रहा है, क्या निगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी के मान को बढ़ा सकता है, जरा देखते हैं हम लोग। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव, अगर कोई भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ले लिए तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ले लिए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका वेलोसिटी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि वेलोसिटी इसका नेगेटिव है, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी इसका नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और एक्सेलरेशन भी इसका नेगेटिव तरफ है, यानी वेलोसिटी भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, दोनों एक के डायरेक्शन में, तब तो वेलोसिटी का मान बढ़ेगा ना। इट मीन्स कि नेगेटिव एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, वेलोसिटी के मान को बढ़ा सकता है, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में काम कर रहा हो, यानी कि अगर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी भी नेगेटिव हो और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो, दोनों का साइन एक के हो, तो बढ़ेगा। इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, बहुत गहराई का बात है भैया, बहुत गहराई का बात है। किसी को अगर इस पर डाउट लग रहा है ना मेरे इस आंसर पे, तो तर्क कर सकते हैं हमारे साथ, स्वागत है आपका, ठीक है। हमारा फोन नंबर है, तर्क कर लीजिए, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ एट एनी इंस्टेंट, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है भैया, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी एक इंस्टेंट पे पोजीशन टाइम ग्राफ एक्स टी ग्राफ है, ऐसे करके दे दिया है, तो किसी एक पॉइंट पर अगर हम लोग स्लोप खींचेंगे तो ये हमको इस पॉइंट पर क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये थीटा अगर पता है तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन on position time graph at any time instant is equal to इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, एक्सेलरेशन वगैरह नहीं, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बाय एम अनवर सर्च कीजिए ना, वीडियो खूब अच्छे से मिलेगा, ठीक है। अगर ए डॉट बी करते हैं और 0 आ जाता है, देन द एंगल बिटवीन ए डॉट बी 90 डिग्री, क्योंकि हमेशा याद रखना है अगर दो का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए बी कॉस थीटा होता है ना, ए बी कॉस थीटा, और ये इफ थीटा बराबर 90 डिग्री देन कॉस 90 होता है क्या, 0। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए, इफ वेक्टर p बराबर इतना और वेक्टर q बराबर इतना दिया हुआ है, तो एंगल बताइए दोनों के बीच क्या होगा।
तो कुछ नहीं, चूंकि क्या बोलते हैं हम लोग जानते हैं वेक्टर p डॉट वेक्टर q बराबर पी क्यू कॉस थीटा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं इधर दोनों का, 2 गुना 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 गुना 3, ठीक है। अब प्लस क्या करेंगे, -3 गुना -2, -3 गुना -2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए। इधर का डॉट प्रोडक्ट हो गया इन दोनों का, ठीक है, आई का आई से जे का जैसे मिला दिए, बराबर इधर पी क्यू कॉस थीटा, पी यानी इसका मान, तो पी यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है भैया, यानी पी यानी इसका मैग्नीट्यूड √2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर करे 3 का स्क्वायर करे एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया किसका मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड इंटू क्यू का मैग्नीट्यूड सेम वही हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस क्या का स्क्वायर इंटू क्या है कॉस थीटा। अब वही थीटा हमको निकालना है, ये 3 दूना 6, ये क्या हो गया प्लस 3 दूना 6 बराबर 2 दूना 4 और 3 तिया 9, 9 4 13 √13, 2 दूना 4 3 तिया 9 ना, तो 9 4 13 का रूट गुना में 3 तिया 9, 2 दूना 4 3 तिया 9 और 2 दूना 4, 9 4 13 √13 इंटू क्या यहाँ कॉस थीटा। ये कैसे निकलेगा भैया, 6 6 12 बराबर √13 क्या होता है 13 कॉस थीटा ना, तो 12/13 बराबर कॉस थीटा। कैसे निकाले भैया, दिमाग चकरा गया आई, 12/13 कैसे होगा, पाई में दिया हुआ है, दिमाग लगाओ जरा सा, हमको धुंधला धुंधला सा याद आ गया, ठीक है, 5 12 13 ये साइड एक ट्रेंगल का याद आ गया हमको भैया। अगर हमको याद नहीं आया होता तो यहाँ से कोई बात नहीं था, ये 5 12 और 13 एक ट्रेंगल का याद आ गया अचानक, संयोग देखो ना, 5 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का एच स्क्वायर होता है ना, तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 144 169 होता है, उसका √13 होता है। ये ट्रेंगल हमको याद आ गया, तो यानी कि कॉस थीटा बराबर इतना, इसका मतलब ये थीटा है। अब हमको ये थीटा बराबर ये हो गया जरूर, ये P हो गया, ये B हो गया, ये H हो गया, तो कॉस थीटा बराबर नहीं 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 नहीं, गलत बात गलत बात गलत बात, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा। ये हो जाएगा थीटा तब ना, कॉस थीटा बराबर ये हमारा B है, थीटा के सामने वाला है P और ये H, क्या ठीक है ना, तो कॉस थीटा बराबर B/H यानी 12/13, यानी कि 12/13 तरीके B/H। अब हमको देखना है कि ये वाला जो थीटा है, ये थीटा हमारा कितना एंगल हुआ, ठीक है, ये चीज़ का याद आया, लेकिन ये थीटा हमारा कितना डिग्री होगा, तो कैसे निकलेगा, 0 डिग्री तो नहीं है, पाई भी नहीं है, ठीक है, जो नहीं हो सकता है उस पर दिमाग लगाते। 180 डिग्री का एंगल नहीं हो सकता, ये 0 एंगल भी नहीं हो सकता, ये π/2 यानी कि ये 90 डिग्री भी नहीं हो सकता है। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है ये 30 डिग्री को मारे बिना, हमारे पास कोई चारा बचा नहीं, तो मार दिए 30 डिग्री, क्या करते मार दिए 30 डिग्री, ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा, वो 30 डिग्री होगा अंदाज। अरे भैया ये 0 तो संभव नहीं है, ना ही पाई मतलब होता है 180 डिग्री, 180 भी संभव नहीं है, π/2 यानी कि 90 डिग्री, पाई की जगह 180 रखते हैं, 90 डिग्री, ये तीनों में से कोई तो संभव ही नहीं है, तो ये हो सकता है, तो इसी का चांस हो सकता है, तो हम लोग π/4 यहाँ पे मार दिए। एडजेक्ट अगर यहाँ पे इसी को सॉल्व करते 1/2 होता तो लिखते हैं 60 डिग्री, क्या चलिए वो आंसर है परफेक्ट। चलिए इफ क्या लिखा हुआ है, इफ वेक्टर आर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वाई एक्सिस देन इट्स एक्स कंपोनेंट क्या होगा। अगर क्या बोलते ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और एक वेक्टर है, वेक्टर आर, ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो जिधर एंगल होता है उधर उतना कॉस थीटा लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना, उतना कॉस थीटा, तो आर है तो इधर हो गया आर कॉस, ओहो सब 30 में है, तो चलो दिमाग लगाते हैं, हम लोग भी चालू है ना, ये वाई एक्सिस के साथ ये आर 60 डिग्री बना रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। अब इसके हिसाब से सोचेंगे, इसको बोलेंगे क्या थीटा, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे आर है इधर, इधर थीटा, तो अब इसको भूल जाएंगे, ये देखें कि आर हमारा एक्स के साथ 30 डिग्री बना रहा है,
तो इस आर का इधर कंपोनेंट, अब समझो कि ये आपको नजर नहीं आ रहा है, ये आपको दिख ही नहीं रहा है, ऐसा समझ लो ये 60 डिग्री है लेकिन ये आपको दिख नहीं रहा है। अब देखो ऐसे देखो, आर है ये 60 तो ये 30 हुआ ना भाई, आर है थीटा इधर, तो इधर आर कॉस थीटा, इधर आर साइन थीटा, इधर आर कॉस थीटा यानी कि आर कॉस 30, आर कॉस 30, आर कॉस 30, ये आपका आंसर हो गया। इसी आर का एक्स के तरफ कंपोनेंट दिमाग लगाना है, सातिर बनना है। इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स हैव द सेम डायरेक्शन देन देयर डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ए बी कॉस 0, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री, तो कॉस 0 का जो होता है ये मान होता है 1, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर दो वेक्टर एक के डायरेक्शन में है तो ये क्या आ जाएगा, ए बी ना, तो कॉस 0 बैठाएंगे, कॉस 0 मैक्सिमम वैल्यू होता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 0 डिग्री पे, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा उसका मैक्सिमम आ जाएगा। ठीक है, चलिए इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो ए और बी के बीच का एंगल बताइए। ओहो, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करके जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, ए प्लस बी करते हैं तो वेक्टर आर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, और जो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करते हैं तो इसका जो मान आ रहा है, यानी कि ये जो आर डैश है, अब इसका जो मान आ रहा है वो दोनों क्या है, बराबर है, ये कहने का मतलब है। अच्छा 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 अच्छा, दोनों बराबर है, यही बात है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के। तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल थीटा। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है, यानी कि वो रिजल्टेंट बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, और a माइनस बी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। पढ़ा होगा आपने, हमने तो पढ़ाया है भाई, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ना, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एमनवर्ड सब कुछ पढ़ा हुआ है। या रूट और रूट दोनों तरफ से खत्म, तो इधर से हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, उसको हमको निकालना है। और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्या, अब एक चीज़ देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर ये इधर आके घट जाएगा, इधर ए स्क्वायर काट सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो घटेगा, ये बी स्क्वायर इधर आएगा तो घटेगा, कट जाएगा, तो ये और ये कट गया, तो इधर बचा 2ab कॉस थीटा 120 डिग्री शायद एंगल होना चाहिए, माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसको इधर लेकर के आते हैं, तो इधर क्या बचेगा हमारा, ए बी कॉस थीटा। इधर का तो कहानी है सुपरी साफ हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम लोग वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर दोनों बराबर है तो हमको बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाते हैं ए प्लस बी का ना, कोई बात नहीं, दिमाग लगा लेंगे, ये इधर आ जाएगा, तो 2ab कॉस थीटा, और ये इधर आएगा तो प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये इधर आ गया तो उधर 0 बचा, तो ये और ये मिला के 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बाय 4ab यानी कि 0 ही हुआ। तो कॉस थीटा बराबर 0, इसीलिए थीटा बराबर 90 डिग्री। कॉस थीटा अगर 0 है इसका मतलब थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री हम लोग आंसर मार देंगे इसका। अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटा रहे हैं तब जो मान आ रहा है, और वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़ रहे हैं तब जो मान आ रहा है, वो दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। जैसे ये वेक्टर ए हो गया, सिचुएशन ऐसा होगा, और वेक्टर बी हो गया, ठीक है, इसका रिजल्टेंट ये आ गया। ये आर को क्या कहेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी।
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इसके उल्टा होगा, इधर माइनस वेक्टर बी, इसका भी मान उतने आ रहा है, इसका भी मान उतने आ रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल ये हमारा आर डैश मान लिया जाए, ये हमारा क्या वेक्टर ए माइनस वेक्टर, यहाँ पे सिचुएशन होगा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, ऐसा सिचुएशन होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन जो है वो करेक्ट नहीं है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, ये तो सही बात है। चलिए कौन करेक्ट नहीं है वो पूछ रहा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और वी डॉट वेक्टर ए, ये दोनों सही बात होता है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। क्रॉस में ये मेरा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या है, गलत है। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है ना। इसमें घटाने में अगर बात करें तो ये हमारा माइनस, यानी कि ये प्लस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर है, प्लस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी, प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हमको लिखना होगा तो ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, ये करेक्ट है, लेकिन ये नहीं है, ये करेक्ट और ये नॉट करेक्ट। यही को तो फाइंड करना था, यही को तो फाइंड करना था, नॉट करेक्ट, ये आंसर हुआ नॉट करेक्ट, यही नॉट करेक्ट। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना इज, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आई प्लस जे के ही दिशा में एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो एक वेक्टर को यदि हम उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे दें तो हमको एक यूनिट वेक्टर मिलेगा और उस यूनिट वेक्टर का दिशा उसी वेक्टर की तरफ होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर इसके सामने क्या है 1 का स्क्वायर, इसके सामने क्या है 1 उसका स्क्वायर, तो एक वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे रहे हैं, तो वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे भागा 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, यानी कि √2, यानी कि 1 बाय √2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दे के हम क्या किए, आई कैप प्लस जे कैप, हम लोग क्या किए, एक यूनिट वेक्टर बना लिए। तो ये हमारा ए नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ना, ध्यान रखिएगा एकदम, क्या बोलते ढेर सारा क्वेश्चंस हो गया है ना, परेशान नहीं होना है, सब कुछ को बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेकर के वीडियो को देखिएगा, ठीक है, हम तो बता दिए, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लेकर कीजिएगा तो आपका रिवाइज होगा अच्छे तरीके से ना। इसलिए ध्यान रहिए, क्वेश्चन सब आपको बिहार बोर्ड फिर कोई भी स्टेट बोर्ड के हैं, एनसीईआरटी पे आधारित है, सब काम का है। विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज यूज टू फाइंड द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, अरे भैया हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, जैसे मान लिया जाए ये वेक्टर ए है, ये थीटा है, तो इधर होता है ए कॉस थीटा, इधर होता है ए साइन थीटा ना। हॉरिजेंटल कंपोनेंट कोसाइन लेते हैं लगभग, ऐसा कह सकते हैं, कॉस वाला नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है ना वर्टिकल, और इधर वी कॉस थीटा, हॉरिजेंटल कॉस वाला, ठीक है, वही बात पूछना चाह रहा है। क्या दो वेक्टर है ए एंड बी कैन बी इक्वल टू ईच अदर ओनली इफ, दो वेक्टर ए और बी दोनों आपस में बराबर हो सकता है यदि 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 क्या हो, दोनों का मान बराबर हो और दिशा भी बराबर, दिशा भी सेम हो। यदि उनका मान बराबर हो, मैं ऐसे लिखने का मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ए एंड बी आर इन सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर अगर सिर्फ सेम डायरेक्शन में है तो बराबर कहलाएगा नहीं। क्या सिर्फ उसका मान बराबर है तो बराबर कहलाएगा नहीं। अगर दोनों का मान बराबर है एंड बोथ द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तब सही बात है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होना चाहिए, दोनों का मान बराबर होना चाहिए, एंड बोथ द वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन होना चाहिए, दोनों का दिशा सेम होना चाहिए, तब होगा, तब हमारा वो चीज का आंसर कहलाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी नंबर, ठीक है। एंगल बिटवीन 90 डिग्री बैक
दो वेक्टर का मान बराबर होना चाहिए एक तो दोनों का, और ऊपर से उसका क्या होना चाहिए, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तभी वो दोनों आपस में बराबर हो सकता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 70 ऑब्जेक्टिव है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी, वेक्टर ए और जब वेक्टर बी को हम लोग जोड़ रहे होते हैं तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो मिनिमम क्या होता है, ए माइनस बी। अब मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है ए प्लस बी। तो मिनिमम जो होता है दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखने का मतलब दोनों का मॉड में घटाना मिनिमम वैल्यू। जैसे कि 10 और 7 का मिनिमम क्या आ सकता है, 10 माइनस 7। मैक्सिमम क्या आ सकता है, 10 प्लस 7 ना। अच्छा, आई जे and k are unit vector in the direction of x axis, y axis and z axis respectively. The product I cross j will be, I cross j को करेंगे तो क्या होगा, x axis की तरफ ये i है और y axis की तरफ ये j है। तो I क्रॉस j करेंगे तो k आता है, एक चक्र हम बताए हुए थे लोग को, i j k का। I क्रॉस j करेंगे तो k आएगा, और j क्रॉस k करेंगे तो i आएगा, k क्रॉस i करेंगे तो j आएगा। तो i क्रॉस j हमारा k देगा, क्या देगा, k देगा। ठीक है, i क्रॉस j हमको क्या देगा, k देता है। ठीक है, मतलब i माने x एक्सिस और y एक्सिस, x से y की तरफ हाथ घुमाए, z एक्सिस आया, z एक्सिस मतलब k। अच्छा, फॉर मैक्सिमम रेंज द प्रोजेक्ट सन एंगल ऑफ द पार्टिकल शुड बी 45 डिग्री। मैं कहा एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री ना। अगर हम चाहते कि काफ़ी दूर तक अपना मिसाइल को फेंकें या कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट वगैरह को, वस्तु को फेंके, तो हमको थीटा बराबर 45 डिग्री एंगल पे फेंकना पड़ेगा ना। 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे तो हमको रेंज मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा दूरी पे गिराएंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ नल वेक्टर। नल वेक्टर का प्रॉपर्टी इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन नल वेक्टर का प्रॉपर्टी नहीं है। तेरी वाला के वेक्टर ए में से अगर वेक्टर ए को घटाते हैं तो हमको 0 रिजल्ट आया, तो उसको लिखने का क्या तरीका होना चाहिए इनमें से। वेयर लेमडा इज स्केलर, एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो ये वेक्टर है, कौन उसका प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक वेक्टर में हम लोग अगर 0 वेक्टर को ऐड करते हैं तो वेक्टर ए रहता है। ठीक है, कोई भी अगर हम लोग स्केलर में 0 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 वेक्टर आएगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, और एक वेक्टर आपको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वेक्टर ए रह जाएगा, ऐसा नहीं है। वेक्टर ए में जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए थोड़ी रहेगा, वो तो 0 वेक्टर बन जाएगा ना। आंसर हमारा ये हो जाएगा, यही है जो गलत लिखा हुआ है, नॉट अ प्रॉपर्टी। वेक्टर ए में वेक्टर ए घटाए तो 0 आया, तो आप लिखेंगे 0 वेक्टर, सही बात है ये। कोई भी 0 वेक्टर है उसको किसी संख्या से गुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, तो उसको लिखेंगे 0 वेक्टर, क्योंकि किसी वेक्टर को जब स्केलर से गुना करते हैं तो वेक्टर ही रहता है। एक वेक्टर में कोई भी वेक्टर जोड़ेंगे तो वेक्टर ही मिलेगा, इसलिए वेक्टर में जब किसी नल वेक्टर को जोड़ेंगे तो यही चीज़ गलत है। कभी आप किसी 0 वेक्टर को किसी गुना कर दीजिएगा किसी वेक्टर से तो रिजल्ट आपका 0 आएगा, जबकि वही वेक्टर का वेक्टर नहीं आ जाएगा सेम टू सेम, यही गलत है, वही छाटना था। 65, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो अगर u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो टॉप पॉइंट पे इसका तो हमेशा इस तरफ वेलोसिटी u cos थीटा होता है, यहाँ पे भी टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा रहेगा, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा z काम करेगा। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। डायरेक्शन जो वेलोसिटी का रहेगा वो हॉरिजेंटल लाइन में रहेगा, हॉरिजेंटल लाइन में, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा। चलो देखते हैं क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, नहीं, ये दोनों एक दूसरे पे पैरेलल नहीं रहेगा, 90 डिग्री पड़ेगा। पैरेलल टू ईच अदर, परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, अपोजिट नहीं, एट एन एंगल नहीं।
क्या पूछा? द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टॉप पॉइंट। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का बीच का जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है ना भाई। वेलोसिटी, टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। वही परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या होगा? आपस में परपेंडिकुलर होगा। ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन क्या? डिपेंड्स ऑन एंगल। डिपेंड्स ऑन एंगल। ऐसे फेंकिएगा तो थोड़े मैक्सिमम आएगा। पूरा आप ऐसे फेंक दीजिए ना, बहुत ऊपर जाएगा। सबसे ज्यादा तभी ना जाएगा जब एकदम पूरा ऊपर फेंके सीधा, तब ना मैक्सिमम हाइट जाएगा। एंगल पे डिपेंड करता है। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। द मैक्सिमम हाइट, ओह बोथ, कितना अगर धीरे फेंकेंगे तो थोड़े होगा, कितना ज़्यादा स्पीड फेंकते हैं और कितना एंगल पे फेंकते हैं इस पर डिपेंड करता है बोथ ना। मैक्सिमम हाइट में एच मैक्स का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। वेलोसिटी कितना है और एंगल कितना है दोनों पे डिपेंड करता है एच मैक्स का फॉर्मूला। जितना ज़्यादा तेज फेंकिए और जितना 90 डिग्री फेंके तो और ज़्यादा एंगल सही रखने से वो भी जरूरी है ना, तब ना हाइट जाएगा ऊपर। आप पूरा ऐसे फेंक दीजिएगा तो थोड़ी हाइट उठेगा, ऐसे फेंकिएगा तब ना हाइट ज़्यादा जाएगा। इन विच डायरेक्शन डज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन अ प्रोजेक्टाइल? हमेशा डाउनवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या नीचे की तरफ। At what point in its trajectory does a projectile have maximum kinetic energy? जब प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंकते हैं तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक तो या तो स्टार्टिंग टाइम में यहाँ पे रहेगा या तो यहाँ पे रहेगा, सेम रहता है। जिस रफ्तार से यहाँ से जाता है उसी रफ्तार से यहाँ गिरता है। तो एक स्टार्टिंग में और एक अंत में। एट इनिशियल पॉइंट, एट द एंड ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, एट द हाइएस्ट पॉइंट, इट इज द सेम एट ऑल पॉइंट। नहीं 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 नहीं, हमको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? इनिशियल पॉइंट पे। एट द एंड ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, एंड पर भी तो होगा। एट द हाइएस्ट पॉइंट, डज अ प्रोजेक्टाइल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? इट इज द सेम एट ऑल पॉइंट। ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी हर जगह एक जैसा नहीं होता है। ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी हर जगह एक जैसा। यहाँ से जब जा रहा है तो थोड़ा स्लो डाउन भी होता है, फिर नीचे भी होता है ना। नेट वेलोसिटी एक के जैसा रहेगा ऐसा नहीं होता, उसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट तो चेंज करता है ना। ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है। यहाँ जाने के बाद ऑलमोस्ट ऊपर का कंपोनेंट खत्म हो जाता है। यहाँ पे तो आपको इधर का दोनों कंपोनेंट होता है इनिशियल पॉइंट पे, एट इनिशियल पॉइंट और एट द एंड पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। ये भी होना चाहिए था पथ के अंत पर, यानी जहां, खैर अंत तो खैर नहीं, आंसर ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंत अगर हम यहीं पे कर दिए तब, यहाँ पे कर दिया अंत तब, इसीलिए ये तो यहाँ से चला यहाँ से आएगा तब ना, इसलिए एट इनिशियल पॉइंट ही आंसर हमारा करना सबसे सही है। शुरू में ही जब फेंकेंगे उस समय ज़्यादा रफ्तार से निकले, फिर ना धीरे धीरे स्लो डाउन होकर गिरेगा। क्या? What is the magnitude of, second last question of objective, what is the magnitude of centripetal acceleration for an object moving in a circle of radius r with speed v? Centripetal acceleration तो v स्क्वायर बाय आर होता है। सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन v स्क्वायर बाय आर होता है। जब हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे तो इसको मास से, एक्सलेरेशन को मास से गुना कर देंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर बाय आर, इसमें भी स्क्वायर बाय आर ये हमारा क्या एक्सलेरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सलेरेशन भी स्क्वायर बाय आर, भी स्क्वायर बाय आर। लॉज ऑफ मोशन में आखिरी टॉपिक था ये, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद 2 मार्क्स वाला होगा, थोड़ा सा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज नाइदर यूनिट नो डायमेंशन? भैया किसके पास ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है? तो एंगल के पास तो यूनिट है मगर डायमेंशन नहीं है, ठीक है। एंगल के पास यूनिट होता है क्या? रेडियन, और डायमेंशन नहीं होता। लेकिन किसके पास ना यूनिट होगा ना डायमेंशन? ये रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये दोनों तो आंसर नहीं है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसके पास यूनिट डायमेंशन होता है रेडियन पर सेकंड, ठीक है। एक होता है रिलेटिव डेंसिटी है और एक है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है।
तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारा नहीं होगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का वेलोसिटी कुछ मीटर पर सेकंड, ये पॉसिबल है। सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी ही है, ठीक है, मतलब इसके डेंसिटी के तुलना में उसका डेंसिटी। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें एनसीईआरटी का आप देखोगे तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 नया एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, उसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ABCD करके। डी नंबर में देखोगे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, या इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। तो उसमें रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ जो मटेरियल दिया हुआ उसका मटेरियल भागा डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के तुलना में किसी दूसरे मटेरियल का डेंसिटी कितना गुना है वही चीज को बताता है। तो ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी कट जाता है, यूनिट भी कट जाता है, डायमेंशन भी कट जाता है, यही इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने 70 ऑब्जेक्टिव किया है, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स 2025 सितंबर में क्वार्टरली एग्जाम हुआ था, जिसमें क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1, 2, 3, 4 से पूछा था। उसका क्वेश्चन का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थोड़ा तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, और धन्यवाद। नोट्स आप हमारा इस पर ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसमें 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ था उसको देख लेते हैं बहुत ही तेजी में, और 5 मार्क्स वाला क्या है उसको देख लेते हैं, हल्का डिस्कशन कर देते हैं आपको, आप सॉल्यूशन आप खुद से कर लीजिएगा उसका। चलिए ठीक है, 2 मार्क्स और 5 मार्क्स। उससे पहले आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, फिर खा पी लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से मूड फ्रेश कीजिए, उसका फिर स्टार्ट कीजिए, ठीक है। हम भी थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं, फिर आगे का सॉल्यूशन करते हैं क्या। अब हम लोग 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आगे कंप्लीट करते हैं। फटाफट से ये सबको हिंट कर देते हैं आपको, बस थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए कि राइट द, क्या लिखा हुआ है कि राइट द नेम ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, विच ऑफ दीज फोर्सेज इज द वीकेस्ट। तो फंडामेंटल फोर्स जो होता है 4 प्रकृति में, उनका नाम लिखना है और बताना है कि सबसे कमजोर फोर्स कौन सा है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्स है जो प्रकृति में पाया जाता है, ग्रेविटेशनल, वीक, ये और ये, ठीक। इसमें से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सबसे कमजोर फोर्स होता है। वीकेस्ट फोर्स एमॉन्ग ऑल इज क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का बल सबसे कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिराइव्ड यूनिट ना। सब इस बार का जो एग्जाम हुआ 11th का 2025 में, उसी का सॉल्यूशन किए हैं, आपको हर बोर्ड वाले के लिए काम आएगा ना। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है, तो एक ऐसा यूनिट जिसको कि और बेसिक यूनिट में हम लोग तोड़ सकते हैं ना, जैसे कि मीटर एक ऐसा यूनिट है, ये बेस यूनिट है। मीटर भागा सेकंड करेंगे तो मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया वेलोसिटी का ना। द यूनिट विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट, ऐसा यूनिट जो दूसरे टर्म में भी बता सकते हैं, जैसे न्यूटन, उसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी बता सकते हैं ना। ऐसा यूनिट जिसको कि दूसरे बेस यूनिट में हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसी को हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं ना। एक्सेप्ट यानी कि छोड़कर ऑल 7 बेस यूनिट एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो 7 गो बेस यूनिट होता है और जो सप्लीमेंट्री है एंगल और सॉलिड एंगल का जो यूनिट है, रेडियन और स्टेरेडियन, इधर 7 और 2, 9 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब हमारा क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। जैसे हर्ज हो गया, जूल हो गया, कुलम्ब हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, वाट हो गया, न्यूटन हो गया, सब डिराइव्ड यूनिट है। क्या व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर हमको बताता है कि कोई चीज को जब हम नाप रहे हैं तो जैसे जितना ज्यादा अंक तक नापे तो कितना ज्यादा अंक तक बारीक उसका वैल्यू हमको पता चल पा रहा है, वही चीज बताता है ना। इसका डेफिनेशन वगैरह हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सब चीज सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा, हमारा वीडियो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बाय एमनवर्ड ना। इट इज द कॉन्फिडेंट नंबर ऑफ डिजिट विच रिप्रेजेंट द precision of a measurement. Significant figure indicates precision and precision indicates accuracy. If we change, अगर हम यूनिट बदलते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहता है। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट अगर आपका पढ़ा हुआ, देखिए पढ़ा हुआ तो थ्योरी तभी है तभी ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम आपको बता दिए सबका आंसर वगैरह इस तरीके से आपको लिखना है, वही हिंट कर रहे हैं ना। जैसे व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ये dx बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है क्या। ये सब चीज सब पढ़ा हुआ है आपका ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, तभी तो आप ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं। ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाट डज द एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कोई एरिया निकालेंगे तो वो हमको चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, दूसरा बात ये कि हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ खींचना था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो स्लोप कांस्टेंट, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको एक्सेलरेशन देता है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन से खींचना होगा। चाहे तो ऐसा खींच सकते थे, चाहे ऐसा खींच सकते थे, चाहे ऐसा खींच सकते थे, मतलब सीधा लाइन, सीधा लाइन, यही चीज हमको देना होता, बस सीधा लाइन देना। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ बाय एम अनवर्ड सर्च कीजिए ना, अच्छा वीडियो मिलेगा मेरा इस पर, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच ये सब डिफरेंस हो गया, ये सब तो आप पढ़े हो। वेक्टर है, स्केलर है, टोटल चेंज इन पोजीशन है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, वो खाली पॉजिटिव होता है ना। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या तो बराबर, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा। ये सब इस तरीके से आप आंसर वगैरह कर सकते हैं सब क्वेश्चन का। क्या राइट द मेन यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। डायमेंशनल एनालिसिस बाय एम अनवर्ड, बाय एम अनवर्ड सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा बेहतरीन वीडियो मिलेगा, सब है यूज वगैरह, वो सब चीज़ें आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए ये सब ना। ये चार चीज़ें यूज किया आ सकता है यूनिट को बदलने में ना, तो इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करने में, रिलेशनशिप बनाने में, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस किसी कांस्टेंट वगैरह का डायमेंशन वगैरह पता करने में। व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, यही तो लिखा हुआ, ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है सबका। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या, व्हेन विल द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर बी इक्वल टू ईच अदर, इसको एक्सप्लेन करना है। दो बराबर वेक्टर का जो रिजल्ट है वो उन्हीं दोनों वेक्टर के बराबर में आ जाए, ऐसा कब होगा। हम वैसे ट्रिक में बताते हैं कि जब दो वेक्टर बराबर है, ठीक है, और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है ना, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना वो उसके बराबर ही होगा। वो जैसे एक वेक्टर है ए और वेक्टर है बी, दोनों का मान अगर x और x है तो, और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो भी x से होगा। खैर इसको हम प्रूफ वगैरह भी कर दिए हैं, एक्सप्लेन भी कर दिए हैं, समझाए थे, बहुत बच्चा वाला है, ठीक है। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर्स विल बी इक्वल एंड एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर्स विल बी 120 डिग्री, तभी ये संभव है। अगर दो वेक्टर बराबर है और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो उन्हीं दो वेक्टर के बराबर होगा। कैसे, तो देखो मान लिया जाए जैसे वेक्टर ए का मान और मान लिए कि वेक्टर बी का मान, और जो रिजल्टेंट है वो तीनों बराबर है, बराबर होके x है, तो इस स्थिति में हम अभी साबित कर देंगे कि एंगल 120 होना चाहिए। a और b ना बोला तो व्हेन विल द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर बी इक्वल टू ईच अदर, तो इक्वल वेक्टर का जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्ट एक इक्वल आना चाहिए, मतलब रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर बी इक्वल टू ईच अदर ना। तो क्या होना चाहिए, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो वेक्टर ए है वेक्टर बी है और जो रिजल्टेंट है वो तीनों बराबर है आपस में, मान लिए वो x है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर, आर हमारा रिजल्टेंट हो गया ए और बी का। तो हम लोग फॉर्मूला तो जानते हैं, रिजल्टेंट आर बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये भी x है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, बैठा दिए सबके जगह x, आर की जगह भी x, ए की जगह भी x, बी की जगह भी x, ठीक है। उसके बाद देखे तो क्या किए, रिजल्टेंट की जगह तो x आ ही गया, a की जगह भी x आ गया, b की जगह भी x आ गया, 2 इंटू ए इंटू बी cos थीटा। ये x बराबर देखे तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर मिलकर ये क्या हो गया 2x स्क्वायर,
और इधर 2x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ये रूट इधर जाएगा तो इसको क्या करेगा, स्क्वायर बना देगा, ये 2x स्क्वायर वैसे रह गया, ये 2x स्क्वायर और कॉस थीटा वैसे रह गया। अच्छा ठीक है, अब ये देखिए ये 2x स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो x स्क्वायर में से ये 2x स्क्वायर इधर आकर के घट गया, ये घटेंगे तो इधर क्या बचा, सिर्फ 2x स्क्वायर कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर में से ये 2x स्क्वायर घटा दिए तो एक तो एक्स स्क्वायर में से 2 को एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो गया 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, अब इस 2x स्क्वायर को इस तरफ डिवाइड में लेकर के आ गए, ये इसके टोटल के साथ तो गुना में है ना, तो डिवाइड में लेके आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो -1/2 बचेगा बराबर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर -1/2, इसका मतलब थीटा 120 है, क्योंकि हमको पता है कॉस 120 बराबर होता है -1/2, कॉस 120 बराबर -1/2। तो यहाँ से पता चला कि दो वेक्टर और इसका जो फिगर होगा वो फिगर कुछ इस प्रकार का होगा कि एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर, तीनों का मान बराबर होगा आपस में, ये बात हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें हमको क्या है जरा समझते हैं। बोल रहा है कि इफ वेक्टर ए का मान इतना दिया हुआ है 3i कैप प्लस -4j कैप, कैप छूट गया, बी बराबर है i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, तो a डॉट बी बताइए, वेक्टर ए डॉट खैर से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए क्या होगा। ठीक है, तो a और b है दिया हुआ, ठीक है, तो a डॉट बी करेंगे तो इसके i के सामने वाला को i के सामने से गुना करते हैं, j के सामने वाला को j के सामने से, k के सामने वाला को k के सामने से गुना करते हैं, तो i का कोफिशिएंट क्या 3, इसके में कुछ नहीं तो क्या 1, तो 3 गुना 1, 3 गुना 1 कर दिए, प्लस -4 गुना माइनस, यहाँ j के सामने -4 है, यहाँ 1 है, तो -4 गुना 1, फिर प्लस यहाँ 0 k है तो 0, इधर k के सामने क्या -3, ये खत्म हो गया, 3 गुना 1 3, -4 गुना 1 -4, इधर क्या 0, 3 -4, 3 -4 -1 आंसर। ये सब तो आप डॉट प्रोडक्ट वगैरह में पढ़े होंगे, बच्चा जैसा फील होता होगा। ठीक है, x बराबर आपको दिया हुआ है a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, x मीटर में है, x हमारा मीटर में है, t हमारा सेकंड में है, तो बताइए a2 का क्या यूनिट होगा। देखिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के से फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमको पता है कि इसका जो यूनिट होगा इसका भी वही यूनिट होगा, क्योंकि सेम यूनिट में सेम यूनिट वाला चीज को जोड़ेंगे तो सेम यूनिट वाला चीज आएगा, है ना, या सेम डायमेंशन के लिए भी वही बात हम लोग कर सकते हैं, तो डायमेंशन से यूनिट वही चीज निकलेगा हम लोग को, तो यानी इस टोटल का यूनिट, इस टोटल का यूनिट, इस टोटल का यूनिट और इस टोटल का यूनिट आपस में बराबर होगा, यानी x का जो यूनिट है वही इसका यूनिट होगा, यानी कि यूनिट ऑफ x बराबर होगा यूनिट ऑफ a2 इंटू टी स्क्वायर, इसका यूनिट और इसका यूनिट टोटल का बराबर, तो x का यूनिट क्या है भैया, मीटर। अच्छा, a2 का यूनिट हमको पता करना है तो उसको वैसे छोड़ दिया है, ये तो t तो हमारा टाइम है, टाइम का यूनिट है सेकंड, दे दिया है t इन सेकंड, t यानी सेकंड का स्क्वायर, t का स्क्वायर माने सेकंड का स्क्वायर, तो ये सेकंड का स्क्वायर अगर इधर डिवाइड में आएगा, मीटर के डिवाइड में आएगा तो मीटर भागा सेकंड स्क्वायर, तो a2 हमारा मीटर भागा सेकंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ a2 इज मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लगता है एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर, वेक्टर और स्केलर में एक ही चीज मेन डिफरेंस है कि जो क्वांटिटी हमारा वेक्टर होता है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन करेगा, और जो स्केलर होगा वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करेगा। देखिए जैसे करंट एक एक्सेप्शन है ना भाई, करंट में देखा गया है कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी वो हमारा स्केलर हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, तो मेन डिफरेंस यही होता है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता स्केलर। व्हाट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि किसी ट्रायंगल का अगर दो साइड दो अलग अलग वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो बचा हुआ जो तीसरा साइड है वो हमको उन दोनों वेक्टर का रिजल्ट देगा। ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, मतलब टेल से हेड, फिर टेल से हेड, तो यहाँ से यहाँ रिजल्ट ऐसे करके, ये चीज पढ़ाया हुआ है ना, वेक्टर वगैरह में सभी लोग पढ़ाते हैं, हर टीचर पढ़ा ही देता है क्या।
व्हाट डू यू मीन बाय टू डायमेंशनल मोशन? टू डायमेंशनल मोशन का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट चले तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज करे, तब कहेंगे कि हाँ टू डायमेंशनल मोशन है। आंसर इसमें लिखना होगा। और उस समय टू डायमेंशनल मोशन होगा अगर ऐसे वेलोसिटी वगैरह जा रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हम लोग तोड़ सकते हैं, जिधर एंगल रहता है उधर उतना कॉस थीटा, दूसरी तरफ साइन थीटा। एक्सप्लेन वगैरह क्या सर, सर्कुलर मोशन, पैराबोलिक मोशन, इस सबका एग्जांपल वगैरह हो गया। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे सामने में है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u, एक बॉल को u स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स एसेंट। तो अगर किसी बॉल को u रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है तो अंतिम t समय में उसने कितना दूरी तय किया ये बताना है हमको। मतलब जैसे मान लिया जाए अगर किसी बॉल को फेंके तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लिया जाए पूरा बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम लग रहा है अगर कैपिटल टी, ठीक हटाइए, लेकिन जब ये चला तो टोटल कैपिटल टी टाइम में तो यहाँ पहुँचा, लेकिन जब ये चला चलते 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 मान लिया जाए ये आखिरी, अब इसको टी टाइम तक चलना है, तो यहाँ से यहाँ तक आया। अब उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर टी सेकेंड लगने वाला है तो उसी टी समय के दौरान कितना ये हाइट यहाँ से यहाँ तक गया है, वही एच हमको बताना है, वही एच हमको बताना है, डिस्टेंस हमको बताना है। तो चलिए हम लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। यहाँ पे जो गिवन टर्म है वो तो टी है हमारे पास, यू है हमारे पास, ये सब गिवन टर्म है। अच्छा और क्या है भाई, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी, वो तो नीचे की तरफ काम करेगा ही, ठीक है। तो हमारा जो एक्सलरेशन है वो भी मान लिया जाए हमको गिवन है, एक्सलरेशन कितना है जी, नीचे की तरफ। अच्छा ठीक है, तो एक बात हम लोग लॉजिक यहाँ पे लगाएंगे, बॉल को अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में कैपिटल टी टाइम लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो जब वापस आएगा बॉल तो भी बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी ही लगेगा, ठीक है। अच्छा चलिए, इसका मतलब जब बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम लगा है तो बॉल को यहाँ से वापस आने में भी यही छोटा टी टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टी टाइम में एच दूरी तय किया, इसका मतलब जब वापस यहाँ से यहाँ तक आएगा तो टी समय में यही एच दूरी वो तय करेगा। तो हम लोग रिवर्स में इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा चालाकी करते हैं। तो बॉल है, अब रिवर्स में ये आएगा और इसके पास टाइम कितना ये यूज करेगा, टाइम हमारा टी लेगा, टी टाइम तक नीचे आएगा और नीचे आने में हम एसेंट वाला का ही समय का हिसाब से लगा रहे हैं ना, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आने में जो टी टाइम में कितना एच तय किया वही। अब नीचे आते समय तो इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, जब ये नीचे आने लगेगा यहाँ तक पहुँच गया, अब वहाँ से जब वापस आएगा तो नीचे की तरफ इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। तो चूंकि एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा आप बोलिएगा कि माइनस जी क्यों नहीं लिए, नीचे की तरफ निगेटिव एक्सलरेशन, नहीं भाई छोड़े हैं बॉल को, नीचे वेलोसिटी नीचे, एक्सलरेशन भी नीचे, एक्सलरेशन वेलोसिटी के मान को बढ़ा रहा है, पॉजिटिव वाला फार्मूला, ठीक तो है, बढ़ा रहा है, पॉजिटिव ले लिए नीचे। अच्छा अगर डालते हैं तो इस तरीके से है, तो यहाँ पे अगर बॉल को ऊपर फेंक रहे होते तो वेलोसिटी, जब एक्सलरेशन वेलोसिटी को घटा रहा होता है तो यहाँ माइनस ले लेना है, जब एक्सलरेशन वेलोसिटी को बढ़ा रहा होता है तो यहाँ प्लस लेना है। तो यही h यहाँ से यहाँ तक, वही उसी को हम लोग h से डिनोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी नीचे आते समय 0, तो ये 0 हो गया, तो ये हमारा क्या 0, तो ये टर्म खत्म, खाली बचा हाफ, नीचे की तरफ एक्सलरेशन g इंटू टाइम हमारा टी स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या यहाँ से चलते समय यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में h दूरी तय किया, तो वापस आते समय यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में वही h दूरी तय करेगा, इसलिए वो हमारा आंसर हो गया। नीचे से ऊपर जाते समय आखिरी टी टाइम में यही दूरी वो तय करेगा, ठीक है। तो अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का रेडियन, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है, लिख देना, ठीक है। डिफाइन द नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या, अ वेक्टर हैविंग 0 मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मान 0 हो उसको नल वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वो यूनिट हो, 1 हो।
अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव वेलोसिटी? एक ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा उसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। सब है, पढ़ा हुआ रहता है। डिफाइन रिटार्डेशन, ऐसा एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मान को घटा रहा हो ना, वेलोसिटी की उल्टा दिशा में हो, उसी को कहेंगे ना। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time in order to only decrease the magnitude of velocity. It may also called negative acceleration. So negative acceleration कह सकते हैं। रिटार्डेशन एक प्रकार का एक्सेलरेशन है लेकिन वेलोसिटी के उल्टा डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यही डेफिनेशन हो गया, लेकिन वेलोसिटी के मान को घटाने के लिए ना। इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में बदलाव का दर समय के साथ, इन ऑर्डर टू डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के मान को घटाने के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आंसर लिख सकते हैं इसको ऐसे। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां हमारे सामने, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन ही है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, ये पोजीशन टाइम का इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके दिया हुआ है। वेयर x मीटर में है, t सेकेंड में है, तो फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इसका इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बताना है, यानी कि एट t बराबर 0 v बराबर कितना, एंड t बराबर 0 एंड एट t बराबर 0 एक्सेलरेशन बराबर कितना, यही बताना है। कि इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल एक्सेलरेशन का मतलब यही ना, वाह, जब टाइम 0 है उस समय वेलोसिटी और जब टाइम 0 है उस समय एक्सेलरेशन बताइए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जरा सा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू पावर आएगा, अब पावर में से एक घट जाएगा, 60 स्क्वायर पावर में आगे आया, पावर में से एक घट गया। पोजीशन का इक्वेशन को, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा। पावर आगे आया, पावर में से एक घट गया, यही हुआ। माइनस 5t का 5, कोई संख्या का 0, तो यही हमारा ये क्या है, वेलोसिटी बराबर 6 दूना 12 t, 2 में से 1 गया, एक को नहीं लिखते, माइनस 5 10 का 10, ये तो हो चुका था डिफरेंसेस। अब यहाँ पे अब हमको यही वेलोसिटी चाहिए, कहाँ, t बराबर 0 सेकंड पे। तो इसमें t बराबर अगर 0 लिखेंगे तो वो t बराबर 0, वेलोसिटी बराबर कितने, ये 0, तो वेलोसिटी बराबर -5 मीटर, v बराबर क्या, -5 इतना मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नाउ अब देखो तो, नाउ क्या करेंगे, चूंकि वेलोसिटी बराबर अपने पास क्या इक्वेशन आया है, 12t -5, इसको जरा सा डिफरेंशिएट करेंगे, सेम चीज, यही चीज को यहाँ लिख देना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा dv बाय dt इज इक्वल टू 12t का 12, कांस्टेंट तो खत्म, और ये क्या है, dv बाई dt एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 12, यही इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसमें तो टाइम आया ही नहीं कि हम टाइम डालें, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इसका आंसर हो गया। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वो हल्का सा हिंट आपको कर देते हैं, खाली पूरा एक्सप्लेन कर पाना तो पॉसिबल है नहीं, उसको लिख पाना पॉसिबल नहीं है ना। व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ठीक है, ऑफ अ मेजरमेंट, और डिफाइन मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये सब का डेफिनेशन खाली लिखना है, गूगल आप कर लीजिए। लेकिन आपको फिर भी हम डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्यूशन वीडियो हम एक दे देंगे, वहाँ पे लिंक क्लिक करके देख लीजिएगा आप उसमें, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बाय एम अनवर, आपको मेरा वीडियो एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे मिलेगा, उसमें उसका दोनों का डेफिनेशन वगैरह सब कुछ है, वहाँ से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर का डेफिनेशन लिखना है, तो आप एरर इन मेजरमेंट बाय एम अनवर सर्च कीजिए, सारा चीज़ का डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा ये सब, ठीक है। लोग पढ़ाते हैं, कॉपी में सबके रहता है ये सब, ठीक है। फिर अगला एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी,
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सभी पढ़ाते हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। वैसे होता क्या है कि सेम डायमेंशन वाले चीज को आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वैसे आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बाय एमनवर्ड, तो आपको हमारा वीडियो इस पे मिलेगा। और आगे इसी में एक क्वेश्चन दिया हुआ 5 मार्क्स वाले में कि अगर इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास m ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ थ्रेड l, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द डायमेंशनल मेथड का। ये आपको जो क्वेश्चन है ना, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। न्यू एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1.5 और पुराना एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.7। ठीक है, ये जो है न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.5 और ओल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.17। आप ऐसे सर्च कर लीजिए, न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.5 फिजिक्स, न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.5 फिजिक्स क्लास 11 बाय एमनवर्ड, मेरा वीडियो आ जाएगा। न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.5 फिजिक्स क्लास 11 बाय एमनवर्ड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है, पूछा हुआ एग्जाम्पल नंबर 1.5 नया एनसीईआरटी का, पुराना एनसीईआरटी का 2.17 वही है, उसी को पूछ दिया है। हम करा चुके हैं ये सब चीज़, है ना। डिस्क्रिप्शन में वो 22 नंबर के नीचे उसका सॉल्यूशन वीडियो भी डाल देंगे। डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक ये आप न्यू एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.2 कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने वाला वो चीज, वो कैलकुलस मेथड से है, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड वगैरह से उतना वो सब 11th वगैरह में बताया नहीं जाता है एनसीईआरटी में, लेकिन है। आप वही एग्जाम्पल देख लीजिए ना, वो कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन वाला कर सकते हैं। तो दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पाराबोला, ये करना हम लोग के सिलेबस में नहीं है, पढ़ाते भी हम नहीं है ये चीज, झूठ क्यों बोलना, कि पाराबोला का पाथ को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पाराबोला। एक इक्वेशन होता है y बराबर x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, x और y में रिलेशन को बतलाता है। इधर x और इधर y, x y में रिलेशन को ये बताता है। u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको आपको गूगल करना पड़ेगा, इस पर मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है हमको। एनसीईआरटी में नहीं दिया है इसलिए इसको स्किप कर दिया, ठीक। डिफाइन द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमको बोल रहा है ड्रॉ करने के लिए पोजीशन टाइम का ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमको क्या क्या बोल रहा है वो सब हम ड्रॉ कर देते हैं। वो तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ऐसे आप डिफाइन कर देंगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जाएगा। ग्राफ हमको ड्रॉ करना है पोजीशन टाइम का ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन व्हाइल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो पोजीशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप आना चाहिए, यानी कि जो कि वेलोसिटी देता है, वो वेलोसिटी हमारा कैसा होना चाहिए, वो इंक्रीजिंग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, पोजीशन टाइम ग्राफ का, अच्छा, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अब देखिए तो ये जो इसका जो स्लोप है, वो स्लोप कैसा है मेरा, वो स्लोप हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि एंगल ये बना रहा है 90 डिग्री से कम, तो स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी इसका पॉजिटिव है। तो ठीक है, और इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। दूसरा ग्राफ अगर बोला कि एक्सेलरेशन निगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी घटना चाहिए, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारा डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारा डिक्रीजिंग हम लोग कर दिए इस तरीके से, ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो रहा है आगे देखिए तो एक्सेलरेशन इज 0,
एक्सेलरेशन जीरो का मतलब पोजीशन और टाइम का जो ग्राफ है ना, तो उसका जो स्लोप है वो हमको वेलोसिटी देता है, और वो स्लोप चेंज नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, तो कहेंगे कि एक्सेलरेशन जीरो है। इसका स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब स्लोप हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, घटना चाहिए ना। आपको पता होगा इस तरीके से ग्राफ वगैरह बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसका जो स्लोप वगैरह है, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घट रहा है, स्लोप घट रहा है यानी वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव। ऐसे तीनों का ग्राफ खींच सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय एमनवर्ड। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट में तोड़ने का प्रक्रिया ही रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। इसको टू डायमेंशन में तोड़ते हैं, अगर एक्स है वाई है, एक वेक्टर एफ है, एग्जाम्पल ये थीटा है, इधर एफ है, तो इधर कितना टूटेगा, ये इधर एफ है तो इसका ये कंपोनेंट इधर टूटेगा एफ कॉस थीटा, और इसका इधर कितना टूटता है एफ साइन थीटा। 5 मार्क्स का इतना क्वेश्चन सब करना ये सब ज़रूरी नहीं, 11th में तो सिर्फ नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत आप पढ़ लीजिए, काफ़ी है। तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। एक बोट है जो कि रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, मान लिया जाए इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है, तो इधर ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, ठीक है, लिखना आना चाहिए आपको। हाँ, तो अ बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन द रीजन इज 2 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम साउथ इन द डायरेक्शन ऑफ के बाद जो रहता है ना उसी के साथ एंगल बनाते हैं। तो अ बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 2 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम, अच्छा, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट का रिजल्टेंट वेलोसिटी बताना है हमको। अच्छा, यानी कि 60 डिग्री ईस्ट ऑफ, अच्छा, यानी कि हमको एक बात समझ में आया कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है, तो वो वेलोसिटी ऑफ वाटर 60 डिग्री ऑफ ईस्ट फ्रॉम साउथ, 60 डिग्री ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री ऑफ ईस्ट फ्रॉम साउथ। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब पता है क्या होता है, 60 डिग्री ऑफ ईस्ट फ्रॉम साउथ, 60 डिग्री ऑफ ईस्ट फ्रॉम साउथ, ऑफ के बाद जो रहता है ना 60 डिग्री ऑफ ईस्ट, उसके साथ ही हम एंगल बनाते हैं फ्रॉम साउथ, ठीक है। और क्या बोल रहा है इसमें कि इधर ये क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, और हमको क्या बोला क्वेश्चन में कि जो बोट जा रहा है, वो बोट का रफ्तार जो है हमारा, जो बोट जो जा रहा है वो बोट का जो रफ्तार है हमारा, ठीक है, वो 4 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर ऊपर की तरफ, और 2 किलोमीटर पर आवर से पानी इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी बताइए, ठीक है। 4 और 2 का रिजल्टेंट बताना, बीच का एंगल कितना हो गया, ये 90 और 60, 90 और 60 150 डिग्री ना, 50 90 साउथ नहीं, एंगल गलत लिए हैं, 60 डिग्री ईस्ट फ्रॉम साउथ, 60 डिग्री ईस्ट लेना है, फ्रॉम साउथ लेना है, यहाँ पे ये एंगल में हमारा मिस्टेक है, ठीक है, ये हो गया फ्रॉम साउथ 60 डिग्री, ये एंगल हो गया हमारा 30, थीटा बराबर, तो 90 + 30 इज इक्वल टू 120 डिग्री, और 4 और इधर हमारा कितना है 2 है, इसका और इसका रिजल्ट निकालना है, तो r बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू कॉस 120 कीजिए,
इसको सॉल्व कीजिए। 2 दूना 4 प्लस 4 चौके 16 प्लस 2 दूना 4 चौके 16 और cos 120 का मान होता है -1/2। तो 16 4 ये 20 और ये -8 का रूट, तो ये हो गया 12 का रूट अंडर 12 इतना मीटर पर सेकंड। ये हो गया, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। और ये कुछ ना कुछ, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी जो भी आएगा इधर अपना, वो कुछ एंगल भी बताएगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर हमको बोलेगा फाइंड करने, तो ये एंगल भी हमको फाइंड करना है। ये मान लिया जाए ए हो गया, ये इधर बी हो गया और ये इधर रिजल्टेंट हो गया। और ये एंगल हमको अगर अल्फा या फिर ये एंगल हमको, ये वाला एंगल बीटा हमको बताना है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, साइन बीटा इज इक्वल टू ये वाला एंगल ए साइन थीटा बाय आर, ए साइन थीटा बाय आर। तो ए हमारा 2 इंटू साइन 120 बाय रिजल्टेंट की बात करें अगर, तो रिजल्टेंट हमारा कितना, रूट अंडर 12। साइन 120 का मान रखेंगे, बीटा बराबर साइन इनवर्स उतना, उस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फ्री फॉल मोशन को डिफाइन कीजिए और डिस्कस कीजिए फ्री फॉलिंग बॉडी का ऑब्जेक्ट का। ये न्यू एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.4 फिजिक्स क्लास 11। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल 2.4 फिजिक्स क्लास 11 बाय अमनवर। ये वही सॉल्यूशन, वही चीज़ है ये। तो इस प्रकार से हम टोटल हम लोगों ने 70 ऑब्जेक्टिव और 20 गो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाला 8 गो ये क्वेश्चंस किया। उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन मैंने किया है, जो मेहनत मैंने किया है, ये आपको पसंद आया होगा। अभी रात के 1:05 हो रहा है, नहीं तो घड़ी में आपको दिख भी नहीं रहा होगा, 1:05 हो रहा, नहीं ये रात का 1:05 हो रहा है। तो पहले ऑब्जेक्टिव तक हम दिन में सॉल्व किए थे। ठीक है, कहाँ से, पूर्णिया बिहार ना, 9097192719। अपने फ्रेंड में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मेहनत करने में भी अच्छा लगता है अगर आप लोग का सपोर्ट मिलता है। वेबसाइट पे हम सारा चीज़ को पोस्ट कर देंगे, आप हमारे चैनल से पढ़ाई वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चे हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, स्टेट बोर्ड के बच्चे हों, कहीं से भी हों, एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक गाइस, धन्यवाद। शेयर जरूर करेंगे हाँ।